नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत और आपके साथ। जिस तरह से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया, पर लॉकडाउन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पर, क्योंकि बिजनेसेस नहीं चल रहे थे, लोग अपने कामकाज पर नहीं जा पा रहे थे, जीडीपी का पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो चुका है, कई सारी प्रॉब्लम्स हुई। पर अब क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने की तरफ है, तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस हटाई जा रही हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन बनाए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेगी और किस तरह से इस समय हालात है, सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता जी हैं, इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स, कई सारी चीज़ों पर हमसे चर्चा करते रहते हैं। सर, आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ। थैंक यू वेरी मच। दीपांकर सर, सबसे पहले सवाल यही कि जो पिछले करीबन 1-1.5 महीना हो चुका है, लगातार लॉकडाउन चल रहा है, कितना आपको लगता है कि इंडिया ने सफ़र किया है, और पैसा क्योंकि एक जगह ही थम कर रह गया? देखिए, सबसे बड़ा अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि मार्च में हमारा जो जीएसटी का जो कलेक्शन था वो 94,000 करोड़ रुपीस था। मार्च में एक हफ्ता लॉकडाउन हुआ था, मतलब एक हफ्ता लॉकडाउन हुआ था। अप्रैल में वो जीएसटी कलेक्शंस 24,000 करोड़ हो गया है, मतलब 70,000 करोड़। मतलब 70,000 करोड़ लॉस। ये अगर टैक्सेस इतना गिरा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जीडीपी में कितनी बड़ी कटौती हुई है। और ये स्वाभाविक है, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो सरकार की तरफ से आदेश आता है कि आप घर से नहीं निकलेंगे, आपके दुकानें नहीं खुलेंगे अनलेस दे आर एसेंशियल्स, आप कारोबार आप नहीं चला सकते हैं। तो जब सरकार की तरफ से फरमान आता है, जाहिर सी बात है हमारी सब कारोबार बंद हो जाएगा। अगर कारोबार बंद हो जाता है तो जीडीपी तो कम हो जाएगा ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी के चलते इस वक्त अगर जीडीपी में कटौती हुई है, यह सरकार की फरमान की वजह से हुई है, क्योंकि सरकार ने ये उचित समझा है कि ये कोरोना वायरस से जूझने के लिए लॉकडाउन या सेल्फ क्वारंटाइन शायद सबसे बेहतर तरीका है, ताकि हम इस पे कोई लगाम लगा पाए। जी, दिवांगर सर, ये भी देखा गया कि एक बड़े पैकेज की अनाउंसमेंट की गई, 1.25 लाख करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की गई। अब शायद आज या कल में दूसरी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसका एक पहले ही आपके पास कोई कमाई का सोर्स नहीं हो पा रहा, मार्केट में पैसा नहीं आ पा रहा है, ऊपर से इतना बड़ा बजट जो एलोकेट किया गया है, किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प कर सकता है? देखिए, दो बातें हैं। ये पहला जो पैकेज जो था, ये बेसिकली सस्टेनेंस पैकेज था। सबसे गरीब तबका जो था उसके लिए था कि लॉकडाउन जब सरकार कर ही रहा है, भूख से कोई मर न जाए। उसके चलते उन्होंने कुछ राशन की अनाउंसमेंट्स की, पर फैमिली कुछ राशन मिलेगा 3 हफ्तों के लिए, और कुछ छोटी मोटी रकम मिलेगा। अब रकम किस लिए, इस वक्त रकम का उतना बड़ा महत्व रहता नहीं है, क्योंकि दुकान ही बंद है, आप रकम से खरीदेंगे क्या? तो आपने चावल दाल सबसे गरीब तबकों तक पहुंचा दिया, कुछ उन्होंने रकम दिया कि तेल वेल शायद खरीद ले, और ये बेसिकली था किसी तरह सबसे गरीब को, ताकि वो किसी तरह जीवित रहे, ये इसके लिए था। तो ये बेसिकली एक होल्डिंग ऑपरेशन था सबसे गरीब के लिए। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एक चूक हुई सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से, वो है माइग्रेंट लेबर। आपने जो गांव में है, जो आधार कार्ड जिनके पास, जो बैंक अकाउंट जिसके पास है, जो जनधन योजना, उसकी तो आपने देखभाल कर ली, पर माइग्रेंट लेबर के यहाँ से चूक हो गई है। ये सरकार की तरफ से चूक हो गई होगी, पर राज्य सरकार को बताना चाहिए था कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है, वो अपने गाँव में नहीं है, वो अपने राज्यों से आए हैं काम करने के लिए। काम काज बंद हो गया है लॉकडाउन के चलते, अब करेंगे क्या? अब क्या कर रहा है सरकार? अब कह रहा है कि आप अब घर वापस जा सकते हो। ये भी मैं मानता हूँ गलत बात है। गलत क्यों बात है? गलत दो हो सकता है। एक, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोरोना फैलने की एक संभावना है, ये संभावना कम है, क्योंकि ये एक ऐसा तबका है जिसके कोरोना से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि उतना इंटरनेशनल एक्सपोजर इनका नहीं है। पर दूसरी बात क्या है कि देखिए, लॉकडाउन 2 हफ्ते की एक्सटेंशन शुरू हुई है, पर 3-4 हफ्तों में हम कई जगहों पे मुझे लगता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खोल देंगे, जिसके लिए आपको माइग्रेंट लेबर चाहिए, और इस वक्त आप माइग्रेंट लेबर को अनुमति दे रहे हैं घर जाने के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा मानना था माइग्रेंट लेबर के लिए कुछ पैकेजेस, कुछ आयोजन करना चाहिए था, ताकि यथास्थिति वो रहे, उनको खाने के लिए भी बहुत कुछ मिले और वहाँ पे रह जाए। असुविधा तो होती उनको,
पर एक बहुत बड़ी असुविधा होने वाला है। पर ये था बेसिकली सर्वाइवल के लिए। दूसरी, आपने बिजनेसेस तो आपने ज़बरदस्ती बंद कर लिए। अब बिजनेसेस का क्या है, उनका इनकम आ नहीं रहा है। इनकम जब आ नहीं रहा है तो वो सैलरीज भी दे नहीं पाएंगे। और बहुत सारे फैक्ट्रीज और बहुत सारे कंपनीज, और मैं छोटी छोटी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े कंपनीज अब सैलरी कट्स कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सैलरी डेफरमेंट्स कर रहे हैं कि इस महीने का जो तनख्वाह है आपको नेक्स्ट या 2 महीने बाद मिलेंगे। तीसरी बात, बहुत सारे छोटे कारोबार तो पेमेंट देना बंद कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तक सरकार से कोई ऐसा योजना नहीं आई है जो इनको बताए कि यार सरकार मदद करेगी। एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारा जो वर्कफोर्स है ज़्यादातर बेसिकली ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो आयोजन हमें जो करना है वो सोच समझ के करना है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी इसका फ़ायदा मिले। अब क्या तरीके हैं, एक है यूनाइटेड किंगडम ने जो किया है, उन्होंने बिजनेसेस को कहा है कि 80% आपका जो वेज बिल जो है वो हम मीट करेंगे। शायद हिंदुस्तान के लिए वो संभव नहीं है, उतना पैसे हमारे पास नहीं है, पर एक उस तरफ सोचा जा सकता है। पर ये योजना के तहत सरकार की तरफ से क्या हुआ है, अभी तक ये होल्डिंग पैकेज फॉर बिजनेस नहीं आया है। पर आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने रिपो रेट घटाया है, क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो बैंक्स जिसको लोन्स देना चाहिए वो AAA रेटेड कंपनीज, जो अच्छे कंपनीज, उसको तो पैसे देने के लिए तैयार है, पर बल्क ऑफ हमारा कंपनीज जो है AAA रेटेड नहीं है, उनको पैसे नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त बैंक्स के पास जो सरप्लस फंड्स है उसने फिर आरबीआई में ढकेल दिया है। तो आरबीआई के जो पॉलिसीज हुए हैं उससे बिजनेसेस को कोई फायदा नहीं मिला है और उनका वर्किंग कैपिटल घटता ही जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है, आप सैलरीज तो देते जा रहे हो, आपका इनकम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मेरा मानना है सरकार को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल करना चाहिए था जिसके तहत इनकी लोन्स सरकार उठा ले। तो कम से कम इनकम तो नहीं आएगा पर उसके पास फिनांसेस तो रहेगा कि अपने वर्कर्स को रिटेन कर पाए। अभी तक ये हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में इसकी अनाउंसमेंट होगी। पर ये वो स्टिमुलस पैकेज नहीं है जिसके बारे में दो लोग बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा पैकेज है जो इस वक्त हमारे जो बिजनेसेस है उसको किसी तरह पानी के ऊपर रखा जाए कि कम से कम ये दिन पार हो जाए, सांस ले पाए। मुझे लगता है कि सरकार इस पे सोच रही है, पर ये हमारी जो इकोनॉमी है ये सिंपल इकोनॉमी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी है, मल्टी स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी है और इसके लिए कुछ करने के लिए मुझे लगता है कि बड़ी योजना की ज़रूरत है और ये मुझे लगता है कुछ दिनों में इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। जहाँ तक स्टिमुलस पैकेज की बात है कि कोविड जब ख़त्म हो जाएगा तो पूरे इकोनॉमी को उठाने के लिए क्या करना है वो तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र तय कर लिया है कि लॉकडाउन जब ख़त्म होगा इसकी तभी किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है कि इस वक्त मैं सब कारतूस छोड़ दूं ये जाने बगैर कि मेरी इकोनॉमी किस स्थिति पे है, इस नज़रिए से देखा जाए तो ठीक है। पर मेरा मानना है कि इस वक्त बिजनेसेस के लिए जो पैकेज आना चाहिए ये अब वक्त आ गया है कि कुछ अनाउंसमेंट हो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो पॉलिसीज अनाउंस की गई है मुझे लगता है टॉप कंपनीज को छोड़ के मिडिल लेवल कंपनीज और एमएसएमईज को इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं मिला है। इसके लिए हमें थोड़ा अपना थिंकिंग जो है इसको हमें बदलना पड़ेगा। हमें कुछ एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे जिसके तहत उनको डायरेक्टली लोन्स दिया जाए। बैंक्स की जो स्थिति है वो इतना रिस्क अवर्स हो गए हैं कि आप बैंक्स के कितना फिनांसेस डालो, बैंक्स लोन्स देने वाले नहीं हैं, सिर्फ टॉप कंपनीज को देंगे। पर टॉप कंपनीज हमारे देश में बड़े कम हैं जी। पर टॉप कंपनीज में एक और रिस्क है कि वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है और ज़्यादा वो मशीनरी का इस्तेमाल करती है। जो छोटी कंपनीज हैं या मिडिल जो कंपनीज हैं वो कोशिश करती है कि लेबर इंटेंसिव वो ज़्यादा हो। टेक्सटाइल कंपनीज हो गया, कॉटन कंपनीज हो गया, जो इसके रिलेटेड कंपनीज हैं। टेक्सटाइल कंपनीज नहीं, जो बेसिकली अपैरल कंपनीज हैं जो कपड़े बनाते हो वगैरह, कपड़ा नहीं मतलब जो लिबास बनाते हो, वो बेसिकली लेबर इंटेंसिव होते हैं। और आपने सही कहा है, हमारी जो बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट आती है एमएसएमईज की तरफ से आती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ से आती है। आरबीआई ने जो इस वक्त किया है इसका असर एमएसएमईज और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे कुछ नहीं हुआ है। रिवर्स रेपो रेट कम हाँ, कुछ नहीं हुआ है
क्योंकि बैंक्स जो जरिया था लोन्स देने का वो इतना रिस्क अवर्स हो रहे हैं, वो आरबीआई में ही अपना पैसा फिर पार्क कर रहा है। तो फायदा क्या हुआ? इससे बेहतर है कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल्स सरकार बनाता, जो बेसिकली रिजर्व बैंक से जो पैसा आ रहा है वो बेसिकली इस कंपनी से AA रेटेड या सिंगल A रेटेड से इनकी बॉन्ड्स खरीद लेते और इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरा कर देते हैं। क्योंकि लॉकडाउन जब खत्म होगा और मेरे पास अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो मैं काम शुरू कैसे करूँगा? तो फिलहाल मुझे लगता है कि तजुर्बा हमें बता दिया है कि रिपो रेट कम करने से सिर्फ होगा नहीं, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक शायद रिजर्व बैंक इसको समझ गया है, क्योंकि NBFCs के चलते उन्होंने जो स्कीम्स रखा, जिन्होंने कंडीशंस रखा, वो बैंक्स को पुश करने के लिए कि NBFC को देना है, पर बैंक्स ने जितना पैसा अवेलेबल था उसका आधा ही उठाया। तो आरबीआई क्या कंट्रोल कर सकता है बैंक्स को कि आप जबरदस्ती की इतना लोन आपको देना ही देना है? नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, बात यह है कि तब लोन पुशिंग हो जाएगा, तब एक बैंक उल्टा सीधा लोन देगा, और जब वो लोन खराब हो जाएगा तब वो बोलेगा मैं तो देना नहीं चाहता, आपने मुझे मजबूर करके कर दिया। इससे बेहतर है कि बैंक्स इस वक्त जब प्रोएक्टिव नहीं है, आप एक ऐसा इदारा बनाइए जिसके तहत जो नीडी सेक्टर्स है उसकी फिनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। जी, एक और देखा गया है कि जैसे हम बात कर रहे थे पैसे की, पैसा कहीं बाहर तो नहीं गया, सब लोगों के आसपास ही है कि कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो वहीं थम के रह गया, बैंक्स है तो बैंक्स में रह गया, घरों में है तो घरों में रह गया। अब घर वाले चलो किसी तरीके से एसेंशियल गुड्स खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं। क्या अब ऐसे प्लान्स की या ऐसे पैकेजेस की भी अनाउंसमेंट की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत लोग टैक्स इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो और उसमें लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, बॉन्ड्स खरीदें, या फिर मार्केट में जिस तरह से पैसा है उसके कुछ ऐसे प्लान्स तैयार किए जाएँ? देखिए, अगर आप सरकार की रेवेन्यूज़ रेस करने की बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त मानता हूं कि जो आने वाला स्थिति आएगा वहां पे हमें इन्फ्लेशन की जो थोड़ा कम ही होगा। हमें सबसे बड़ी डर जो है डिमांड की होगी। डिमांड ज़्यादा होगा नहीं। डिमांड क्यों नहीं होगा? अगर ये एक दिन 2 दिन का होता तो मैं आज या कल जो खरीद नहीं पाया मैं परसों वरसों उसको मेकअप कर लेता, पर जब महीनों से किसी के पास आमदनी नहीं होता है, उसके पास तो पैसा ही नहीं कुछ खरीदने के लिए, तो यहाँ पे एक डिमांड शॉर्टेज हो सकता है। सरकार उसकी तैयारी करे, और उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार अगर फिनेंसेस रेस करना चाहता है, बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट सरकार कर सकता है, और उसको अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड्स खरीद करना हो, जिसको हम कहते हैं मोनेटाइजिंग द डेफिसिट, मतलब पैसा छाप के घाटा पूरा करना, मैं मानता हूं इस वक्त काफ़ी लीवे हमारे पास है वो करने से, और अगर हम ठीक तरह से करते हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इन्फ्लेशन होगा, और शायद वो करना ज़रूरी होगा हमारे लिए। बिल्कुल। दिव्यांग जी, एक और चीज़ की लगातार हम देख रहे हैं, अब धीरे धीरे कर रिलैक्सेशंस हट रही हैं, कई सारे सेक्टर्स पे हटेगी, पर अभी ऐसे सेक्टर्स हैं जो शायद अगले 1 साल तक पूरी तरह से रिवाइव ना हो, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, रेस्टोरेंट सेक्टर है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। इस पे कहीं भी हमें स्कोप दिखता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बने रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक, जब तक वैक्सीन नहीं आती। तो उसको रिवाइव करने के लिए किस तरह के पैकेजेस की जरूरत हो सकती है? देखिए, हम इकोनॉमी को 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं, एक है जहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर काफ़ी नज़दीक होता है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, टूर्स एंड ट्रैवल्स वगैरह वगैरह। दूसरा है फैक्ट्रीज़ में जो कामकाज होता है। तीसरा जो है बेसिकली आपके खेती बाड़ी उस तरह से अफेक्टेड नहीं हुआ है। हार्वेस्ट की एक प्रॉब्लम था, पर मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम मोर और लेस सॉल्व हो गया है। फैक्ट्रीज़ की प्रॉब्लम बहुत सारे कुछ सारे रेड जोन्स में है, तो उनको खुलना मुश्किल है। पर हाँ, साइकोलॉजिकली मैं मानता हूँ ये जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर है, इस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। मैं मानता हूँ साइकोलॉजिकली हम ऐसे प्राणी हैं कि हम घूमे बगैर रह नहीं सकते। अगर हमारे पास पैसा है और हमारे पास वक्त है, मैं मानता हूं कि लोग घूमेंगे। किस लेवल तक घूमेंगे ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि उसके पास पैसा कितना है। तो मेरा मानना है जो लोगों का डर है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से ठप हो जाएगा, ठप हो सकता है। ये ठप इसीलिए नहीं होगा कि लोग घूमना नहीं चाहेंगे, ये ठप इस वक्त इसीलिए होगा क्योंकि
इसके पास वर्किंग कैपिटल एकदम ख़त्म हो गया है और सरकार अभी भी स्टेप इन नहीं किया है उनको थोड़ा बहुत बचाने के लिए। और दूसरी बात, अगर हम इस पे अभी भी लॉकडाउन वाला रेस्ट्रिक्शंस इस पे ज़बरदस्ती रख दें तब असर पड़ सकता है। देखिए एक बात है, कोरोना वायरस आज या कल इसकी तो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। और मैं मानता हूँ हिंदुस्तान ने इस वक्त जो किया है कोरोना वायरस के देखते हुए, हमारे देश और हमारी इनकम्स को देखते हुए, ये तो सराहनीय है। सामने वाले इसमें मुझे लगता है कि मोर और लेस क्योर्स आ जाएंगे। हाँ, और मैं मानता हूँ हर्ड बिहेवियर कोरोना वायरस के लिए इन द लॉन्ग रन सबसे बेहतर होगा। एक बार 1-2 हफ्ते में मुझे पता चल जाएगा हम किस दिशा में जा रहे हैं, तब ये भी हम आँच कर लेंगे कि हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की क्या हालत है। लकीली हमारी जो मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो ऐसी जगह पे है जो रेड जोन्स में नहीं है। हाँ, वो ऑरेंज जोन्स में हो सकता है, रेड जोन्स में नहीं है, क्योंकि रेड जोन्स बेसिकली अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ पे टूरिस्ट कौन जाएगा। तो अगर आप ये देखते हैं तो ये इनकरेजिंग है। अनफॉर्चुनेटली आपके एयरपोर्ट, स्टेशंस वगैरह वगैरह वो सब रेड जोन्स में है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी है क्लासिफिकेशन की। एक पूरा डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन क्लासिफाई करना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि ज़िला बड़ा होता है। हम जानते हैं कि ज़िले में इन इलाकों में बहुत हालत ख़राब है, तो हमारी जो जोनिंग का जो प्रथा है ना, हमें इसको चेंज करके कम से कम ब्लॉक्स में जाना चाहिए या और भी छोटे एरियाज ऑफ डिवीजन में जाना चाहिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन करार देना मुझे लगता है कि ये थोड़ा अजीब है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इन एनी केस मुझे लगता है कि कुछ हफ्तों बाद आप एक डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन क्लासिफाई करें न करें, फैक्ट्रीज तो आपको खोलना ही खोलना है। बिल्कुल, जैसे हम सांबे की बात करें, एक दिन शाम सुबह लिस्ट आई कि वो ऑरेंज जोन हो गया है, शाम को 2 केस आए, कल 1 केस आया, 3 केस आ गया, फिर से वो रेड जोन पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को कर दिया जाएगा, जबकि वो एक घगवाल ब्लॉक में पड़ता है। तो पूरा उसकी वजह से रेड जोन और ये क्लासीफाई करना कि फिर 21 दिन आपको वेट करना पड़ेगा ताकि आप वापस से दूसरे जोन में जाएं। तो 21 दिन का गैप भी है, और दूसरा कि जैसे आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया कि एक ब्लॉक और एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस या क्लस्टर ऑफ वार्ड्स को अगर आप कर दे तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, पहले आप पता करिए कि इनको हुआ क्यों। अगर ये बाहर से आए हैं जहाँ पे था, तब पूरा डिस्ट्रिक्ट को का रंग चेंज कर देना अजीब सा लगता है, क्योंकि आप पूरा जब आप जोन्स कलर्स चेंज करते हैं, आपको लगता है कि शायद इस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है किसी और डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से ये लोग आए हैं, वो ये बीमारी लेके आए हैं। ये बीमारी यहाँ पे उत्पन्न नहीं हुआ है, और अभी तक तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस, टर्शरी इन्फेक्शंस उसका तो हुआ नहीं है। तो इसीलिए 1-2 केसेस को देख के पूरा डिस्ट्रिक्ट का रंग चेंज करना, मुझे लगता है कि हम बेसिकली शायद डर के मारे कर रहे हैं। शायद हम सोचते हैं कि यार अगर गलती करना है, वी शुड अर्र ऑन द साइड ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, ठीक है, पर मुझे लगता है कि हमारी जो रीत है, स्ट्रैटेजी है, इसको थोड़ा हमें रीथिंकिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल। ज़्यादातर सिर्फ एक बात कि सरकारों की हमने बात कर ली, किस तरह से उन्हें काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ की कर ली, लोगों को किस तरह से अब इसको डील करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी एक्टिविटीज़ तब तक काम नहीं करेंगी, तब तक मार्केट में पैसा फ्लो नहीं करेगा, जब तक लोग जो हैं वो खुद से अर्निंग करना शुरू नहीं होंगे, बाहर जब निकल के कुछ खरीदेंगे नहीं। उनको किस तरह से डील करना चाहिए, और क्योंकि दिमाग में पहले से ही हायरार्की बन चुकी होती है कि मुझे सबसे पहले क्या खरीदना है और सबसे आखिरी में क्या खरीदना है, तो किस प्रकार से उनको अब स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरह से प्लान बनाना चाहिए? देखिए, हमारी जो रिस्पॉन्स है ये बेसिकली इस वक्त सरकार तय कर रहा है। सरकार अगर कहता है लॉकडाउन, तो शायद मैं बाहर जा सकता हूं, पर मैं कामकाज तो कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है। पर हाँ, एक बार जब लॉकडाउन खत्म होता है, तब हमें क्या करना है, फिलहाल इसकी निर्देश सरकार से ही आ रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे इंडस्ट्री एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी को एकजुट होना चाहिए, ये पता करने के लिए, ये बताने के लिए हमें करना क्या है। देखिए, समाज अपने आप को अजीबोगरीब तरह से मोड़ सकता है। बिल्कुल। मैं जानता हूँ, मैं ताइवान गया था 2003 में, और 2002 में मैं जाने वाला था। उस टाइम सार्स हुआ था, तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस वो पीछे हो गया था। मैंने देखा कि पूरा पॉपुलेशंस तभी भी फेस मास्क लेके घूम रहे थे।
तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जब एक कांड होता है, एक बीमारी होती है, वो पॉपुलेशन पे उसका असर पड़ता है। और मुझे पूरे यकीन है कि हम भी अपनी व्यवहार चेंज कर पाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है, और ये सिविल सोसाइटी की बात, सरकार की तरफ से भी बात है, हमने जो स्वच्छ भारत शुरू किया था, एकदम सही वक्त मुझे लगता है शुरू किया था। भारत को हमें स्वच्छ बनाना है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक ये तो चला गया। और मैं सच मानिए, ये कोरोना ऐसा बीमारी उतनी बड़ी नहीं है जी। ये अगर इबोला होता बिल्कुल। तो क्या हालत होती आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए सैनिटेशन रखना बहुत ज़रूरी है। ये चाइना से आया है, बिकॉज चाइना टुडे इज़ द मोस्ट ग्लोबलाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड। वेस्ट अफ्रीका उतना ग्लोबलाइज्ड नहीं है। अगर वेस्ट अफ्रीका के नेशंस ग्लोबलाइज्ड होते हैं और इबोला भी वहाँ से यहाँ पे चले आता, हमारी देश की क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर हेल्थ सिस्टम बहुत ज़रूरी है, पर इसके लिए सोशल प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अब लोगों को पता ही चल गया है कि कितना है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं मोर और लेस, मुझे लगता है कि कुछ जो हमारी हैबिट्स काफ़ी महीनों के लिए चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई मैसेज अगर आप देना चाहें किसी हमारे दर्शकों को या इंडस्ट्रीज़ को, सिविल सोसाइटी को खास करके, किस तरह से उन्हें अब डील करना चाहिए ताकि इकोनॉमी भी रिवाइव करना शुरू हो जाए? देखिए, मैं इस वक्त बताना चाहता हूं कि अब हमारी जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस और सिविल सोसाइटी एसोसिएशंस हैं, सब कुछ सरकार पे मत छोड़ दें। इवन व्हेन इट कम्स टू डिसीशंस, मुझे लगता है कि इस पे और चर्चा की ज़रूरत है फिलहाल। और ये हमेशा एक डिज़ास्टर में होता है। फिलहाल क्या होता है कि निर्णय एक ही लेवल पे लिया जाता है। इस वक्त ये मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत ले रहे हैं, बट अब जब हम इससे जूझ रहे हैं और भी हमें समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे मेडिकल वर्कर्स, हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस को भी थोड़ा वेबिनार्स के चलते एक पाथ ले डाउन करना चाहिए, जिसके तहत हम सरकार को सुझाव दें कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन, ये तो सेकेंड लॉकडाउन है विथ रेस्ट्रिक्शंस समवॉट रिड्यूस्ड कुछ जोन्स के लिए। पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारा मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है ना, वो रेड जोन्स में होता है जी। तो अगर मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप रेड जोन्स में होता है और आप ऑरेंज और ग्रीन में छूट दे रहे हैं, हमारा इकोनॉमी का क्या होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार को और भी लोगों से राय लेना चाहिए, और राय देने के लिए सिविल सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए। हमें लगता है कि हमें भी सोचना चाहिए कि यार, रेड जोन भी अगर है, हम अपने आप को किस तरह चलाए, एक फैक्ट्री अपने आप को किस तरह चलाए, ताकि बीमारी तो रहे पर हम इस तरह चलाए कि बीमारी न फैले और उत्पादन भी हो जाए। धन्यवाद सर पूरी बात। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरह से दीपांकर सर ने कहा कि हर कोई इस समय साथ मिलकर अगर काम करेगा, सिविल सोसाइटीज़ हो, कंपनीज़ के मालिक हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या जितने गवर्नमेंट हो, लोग हों, वो सब मिलकर अगर इसका कामकाज एक दूसरे का मिलकर करेंगे तो हम इस बीमारी से, इस कोविड-19 के खतरे से तो उभरेंगे ही, साथ ही साथ जो इकोनॉमी पर बड़ा चैलेंज जो तो आ रहा है और आने वाला है, उससे भी हमें सबको मिलकर ही उभरना होगा। तो फिलहाल के लिए इस खास अंक में, इस खास कार्यक्रम में इतना ही था। बाकी सब कार्यक्रमों के लिए, एपिसोड्स के लिए, खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।